आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। अब हम लोग बात करेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के परिणाम का, यानी कि आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का। क्योंकि पिछली कक्षा को हम लोगों ने यहीं पर विराम दिया था और हम लोगों ने बात किया था कि जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि ये जो तीन पार्टियों के बीच में, इन तीन डायनेस्टियों के बीच में, इस तीन किंगडम के बीच में, जो कि पाल था, जो कि राष्ट्रकूटाज था, जो कि गुज्जर प्रतिहाराज था, इन तीनों के बीच में जो लड़ाई हुई अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, कन्नौज को नियंत्रण करने के लिए, कन्नौज को नियंत्रित करने के लिए, इसका क्या परिणाम निकला, अब उसकी बात हम लोग करेंगे, उस आउटकम की बात करेंगे और अपने कक्षा को, अपने अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाते हुए अब पृष्ठ संख्या 14 से 15 की तरफ हम लोग आएंगे। अभी हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 14 पर, यहां पर एक लाइन बचा हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यह सारा कुछ आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। लिखा हुआ है आउटकम ऑफ द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज वेयर कंज्यूम्ड ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन दिस किंगडम। अब चूंकि लड़ाई हो रही थी, अब अलग अलग साम्राज्य लड़ेंगे, वहां के लोग लड़ेंगे, तो वहां पर संसाधन का तो प्रयोग होगा ही होगा। वही कहा जा रहा है कि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे प्रचुर मात्रा में संसाधनों का प्रयोग हुआ, उपयोग हुआ, या फिर कह लें तो नष्ट हुआ। एट द एंड ऑफ द 9th century, the Palaj kingdom declined with its subordinate in Kamarpura, modern Assam and Utkal, now Odisha, asserting their independence। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 14 से पृष्ठ संख्या 15 पर आ गए। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द 9th century, जब 9वीं शताब्दी का समापन हो रहा था या फिर उसके समाप्ति के समय, द पालाज किंगडम डिक्लाइन, ये जो पाल वंश था, पाल साम्राज्य था, वो डिक्लाइन हो गया, वो पतन उसका हो गया। विथ इट्स सबऑर्डिनेट इन कमरपुरा, और उसका जो पतन हुआ तो उसके बाद जो उसके सबऑर्डिनेट और इनके सारे के पतन, या फिर कहें तो इन सारी चीजों की भी जो है वो पतन हुआ, या फिर यहाँ पर छोटे छोटे और भी अलग अलग डायनेस्टीज वगैरह बने, वो बस कुछ समय के लिए या फिर ऐसे ही बने, जिन और वो जो छोटे डायनेस्टी जो थे, जो सबऑर्डिनेट्स जो थे इनके, वो कमरपुरा जो कि अभी का असम, भारत देश के असम राज्य से जुड़ा हुआ है, और उत्कल यानी कि जो अभी के उड़ीसा से है। यानी कि इन लोगों ने अपना अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया, इन लोगों ने अपने अपने आप को यहाँ पर स्थापित किया। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9वीं शताब्दी के बाद पाल किंगडम का, पाल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया, समापन हो गया। उसके बाद चूंकि पाल जो थे, ये जो पालाज की जो हम लोगों ने बात की थी पिछली कक्षा में, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि पालाज जो थे वो बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश, उस समय के इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यूनाइटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर अखंड भारत की बात कर ले तो उस समय के उस क्षेत्र जो अभी के बांग्लादेश देश का क्षेत्र है, वहां से इन लोगों ने अपने आप की शुरुआत की। बंगाल को पूरा नियंत्रित किया, गंगा वाले क्षेत्र बंगाल को पूरा नियंत्रित किया। उसके बाद इन लोगों ने डेक्कन के, यानी कि दक्षिण भारत के डेक्कन हिस्सा के उत्तरी हिस्सा, यानी कि डेक्कन के नॉर्दर्न साइड को भी इन्होंने अपने नियंत्रण में किया। उसके साथ ही साथ ये अपने आप को और इधर की साइड, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ, जहां पे बिहार वगैरह का क्षेत्र है, जो कि उस समय यूनाइटेड बंगाल ही था, इन सारे में अपने आप को नियंत्रित किया। लेकिन अब चूंकि यहां पर कहा जा रहा है कि पतन हो गया, तो पतन हो गया, और चूंकि ये ईस्ट की तरफ थे, भारत के पूरब की तरफ थे, और पूरब का ही हिस्सा जो है वो असम है, और पूरब का ही हिस्सा जो है, पूरब और दक्षिण का मिला जुलाकर, दक्षिण का नहीं तो बेसिकली वो पूरब का ही आता है, तो पूरब का ही हिस्सा ओडिशा है, जो उस समय उत्कल, और असम जो उस समय कमरपुरा था। इन सारे पर इनके सब ऑर्डिनेट का शासन हुआ। इन लोगों ने, इनके सब ऑर्डिनेट ने अपना शासन यहां पर स्थापित किया। इवेंचुअली दे वेयर रिप्लेस्ड बाय सेना रूलर, और साथ ही साथ आगे बात करें तो इन लोगों को, यानी कि ये जो अलग अलग सब ऑर्डिनेट्स थे जो अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हुए, ये सब रिप्लेस कर दिए गए सेना रूलर के द्वारा, यानी कि सेना रूलरों ने इन सबको हटाकर अपना शासन किया, या फिर कहें तो सेना रूलर के तहत ये सारे क्षेत्र चले गए। द लास्ट सेना रूलर वाज लक्ष्मण सेन, who was defeated by the commander of Delhi सल्तनत। अब लास्ट सेना, अगर हम लोग शासक की बात करें, लास्ट सेन शासक की बात करें, तो
चूंकि हम लोगों ने देखा कि ये जो पाल डायनेस्टी था ये समाप्त हो गया, डिक्लाइन हो गया, इसका पतन हो गया। इसके बाद जो इसके सबऑर्डिनेट थे उन्होंने कुछ कुछ क्षेत्र में, चाहे वो कमरपुरा हो चाहे वो उत्कल हो, वहां पर अपना नियंत्रण रखा। उसके बाद क्या हुआ, एक समय आया जहां पर सेना रूलर यानी कि सेन शासक ने अपने आप को यहां पर स्थापित किया और इन लोगों को समाप्त कर दिया या फिर इन लोगों को मिला लिया। और उसके बाद सेन शासन का या फिर सेन शासकों का शासन रहा, जिसमें जो अंतिम सेन शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन, जिनको दिल्ली सल्तनत के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के कमांडर के द्वारा हरा दिया गया। वहां से इनका भी पतन हो गया, यानी कि सेन शासक का भी या फिर सेना रूलर का भी समापन हो गया। दिल्ली सल्तनत से हारने के बाद जो अंतिम सेन शासक था वो लक्ष्मण सेन थे। आगे मोहम्मद बख्तियार खिलजी इन 1200, और ये जो हराया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का जो कमांडर था जिसके द्वारा इन लक्ष्मण सेन को हार मिली थी, डिफीट मिली थी, हारे थे, वो जो कमांडर ऑफ दिल्ली सल्तनत था उसका नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। और ये सारा घटनाक्रम जो है ये 1200 एडी यानी कि सन 1200 एडी का है। आफ्टर द सेना डायनेस्टी यानी कि सेन शासन के बाद, सेन वंश के बाद, द देव या फिर देवा डायनेस्टी केम टू पावर इन ईस्टर्न बंगाल। अब सेन शासन समाप्त हुआ तो देव शासन यानी कि देव वंश की स्थापना हुई इसी ईस्टर्न बंगाल में, यानी कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में। इट वॉज बंगाल्स लास्ट हिंदू डायनेस्टी, और इसको माना जाता है कि यही बंगाल का अंतिम हिंदू वंश था। इसके बाद यहां पर हिंदू वंश समाप्त हुआ और बाकी दूसरे धर्म के जो शासक थे वो यहां पर अपना उन्होंने शासन किया। यानी कि हम लोगों ने देखा कि आउटकम ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कि पाल डायनेस्टी जो है वो कैसे समाप्त हुआ, उसके बाद इसके सबऑर्डिनेट ने कहां कहां शासन किया, फिर सबऑर्डिनेट को किस शासक के द्वारा, सेन शासक के द्वारा, सेन रूलर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। सेन रूलर भी दिल्ली सल्तनत के कमांडर मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा हरा दिए गए, फिर उनका भी पतन हो गया। और फिर उसके बाद जो अंतिम जो थे, जो सेना डायनेस्टी के बाद जो आए इस क्षेत्र में, वो देव डायनेस्टी, देव वंश थे। और ये माना जाता है कि इनका पतन जो है वो कहें तो हिंदू शासक का पतन हो गया, यानी कि उसके बाद हिंदू शासक इस क्षेत्र में नहीं आया। तो ये तो था पालाज की बात। अब हम लोग बात करते हैं अगले की, यानी कि प्रतिहाराज की बात करेंगे, यानी कि गुज्जर प्रतिहाराज की बात करेंगे। आउटकम में हम लोगों ने देख लिया पालाज का कि यानी कि पाल आए और पाल गए। अब हम लोग बात करेंगे प्रतिहार आए तो थे, उनकी बात हो गई। अब निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं प्रतिहार के बारे में, गुज्जर प्रतिहाराज के बारे में। गुज्जर प्रतिहाराज के बारे में लिखा जा रहा है यहां पर कि प्रतिहाराज किंगडम ऑल्सो डिक्लाइंड सून आफ्टरवर्ड एंड इट्स सबऑर्डिनेट चौहान, जिसको चहमनाज भी कहते हैं, चंडेलाज जिनको हम चंडेलाज भी कहते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है, चंडेलाज और चंडेलाज यहाँ पे डबल एल है, गुहिलाज, कालाचुरीज, परमाराज एंड सोलंकीज असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पाल को हम लोगों ने देखा, पाल के सबऑर्डिनेट उधर आए। अब हम लोग बात करेंगे और समाप्त हो गए। अब हम लोग बात करेंगे गुज्जर प्रतिहाराज की। तो कहा जा रहा है कि प्रतिहाराज किंगडम ऑल्सो डिक्लाइंड सून आफ्टरवर्ड्स। प्रतिहाराज किंगडम भी, गुज्जर प्रतिहाराज किंगडम भी, साम्राज्य भी, वंश भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला गया, धीरे धीरे इसका भी पतन होता चला गया। और अलग अलग जो डायनेस्टी, अलग अलग जो किंगडम है, जो अलग अलग छोटे छोटे किंगडम जो है, जो इससे निकलकर गुज्जर प्रतिहाराज से निकलकर बने, उनके कुछ नाम है, वो है चौहान, वो है चंडेल, वो है गोहिल, वो है कालाचुड़ी, वो है परमार और वो है सोलंकी। ये लोग भी अलग अलग समय पर या कुछ समय के लिए अलग अलग क्षेत्र में शासन इन्होंने किया, जो कि गुज्जर प्रतिहारा या फिर कह दो प्रतिहाराज किंगडम के समापन के बाद, के पतन के बाद। द प्रतिहारा किंगडम बिकेम वीक एंड इट enabled मोहम्मद गजनबी, an Afghan king, to plunder its western India territories mercilessly। ये जो प्रतिहाराज किंगडम था, यानी कि जो गुज्जर प्रतिहाराज साम्राज्य था, वंश था, ये धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। और जो अफगान का जो शासक था, जो भारत को लूटने आया था, भारत
जो सोने की चिड़िया थी उस पर शासन करने आया था, उसको लूटने आया था, जिसका नाम मोहम्मद गजनवी था, उसने इस प्रतिहाराज किंगडम को जबरदस्ती या फिर कहें तो निर्दयता पूर्वक इससे जो वेस्टर्न इंडिया टेरिटरी था, जो इसका वेस्टर्न इंडिया टेरिटरी था, जो इसका पश्चिमी भारतीय क्षेत्र था, उसको छीन लिया या फिर कहें तो उस पर अपना नियंत्रण कर लिया। यानी कि ये कमजोर होता चला गया। विदेशी आक्रांता आया अफगान से मोहम्मद गजनवी, और उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए इससे ये चीजें निर्दयता पूर्वक छीन ली। Eventually, the lack of unity and the constant rivalry between them give the Turks an opportunity to invade India and lay the foundation of the Delhi Sultanate. और चूंकि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रतिहाराज जो था, ये जो गुज्जर प्रतिहाराज था, जिसका पतन होता चला गया, अलग अलग ये डायनेस्टीज में बनते चले गए, जहां पर हम लोगों ने अलग अलग डायनेस्टीज वंश की बात की, चौहान, चंदेल, गुहिल, कालाचूड़ी, परमार, सोलंकी, ये सब आपस में तो बना तो लिए थे अलग अलग साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य था, सारा कुछ था, लेकिन ये लोग आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि अब सब तो शासक ही थे, सबको अपना क्षेत्र तो विस्तार करना ही था, सबको लालच तो था ही। इसी लालच में ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, और इसी लालच का, इसी आपदा का को या फिर इसी आपदा में अवसर देखते हुए यहां पर जो विदेशी शासक था वो भारत पर आक्रमण करता चला गया, क्योंकि उसको लगा कि यहां पर अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ये लोग, कुछ लोग मेरा भी साथ देंगे और मैं यहां पर आसानी से अपने आप को स्थापित कर सकूंगा, या फिर यहां पर अभी अपने आप को स्थापित करने का एक सुनहरा मौका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद गजनवी जो अफगान वाला था वो तो आया ही आया, उसके बाद तुर्क्स भी, यानी कि तुर्क शासक भी यहां पर आ गया, भारत पर आक्रमण कर दिया, और उसने दिल्ली सल्तनत का, यानी कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी तुर्क शासकों ने। तो हम लोगों ने देखा कैसे पाल बना और पाल गया, पाल आया और पाल गया, पाल वंश आया, पाल वंश गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे गुज्जर प्रतिहाराज आए और गुज्जर प्रतिहाराज गए। अब हम लोग बात करेंगे अंतिम इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के तीसरे पार्टी की, राष्ट्रकूटाज की बात करेंगे कि आखिर इनका क्या हश्र हुआ, इनका क्या परिणाम हुआ, इनको क्या आउटकम मिला। तो द राष्ट्रकूटाज किंगडम मेट द सेम फेट, राष्ट्रकूटाज के साथ भी वही हुआ जो इन लोगों के साथ हुआ, यानी कि पाल के साथ हुआ और गुज्जर प्रतिहाराज के साथ हुआ। वन लाइन ऑफ द चालुक्य who were their subordinate, one line of the Chalukyas who were their subordinate founded what came to be called the later Chalukya dynasty। एक लाइन जो चालुक्य का जो था राष्ट्रकूटाज में, जो चालुक्य का था, चूंकि हम लोगों ने जब राष्ट्रकूटाज की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे राष्ट्रकूटाज का जो फॉर्मेशन था वो चालुक्य डायनेस्टी के पतन के बाद, या फिर कहें तो राष्ट्रकूटाज ने अपना अलग वंश चालुक्य से हटकर बनाया, और जिसके बाद चालुक्य डायनेस्टी जो है वो समाप्त हो गया। लेकिन राष्ट्रकूटाज भी पाल प्रतिहाराज, गुज्जर प्रतिहाराज के बाद इसका भी समापन आया, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर यही हुआ कि जब इसका समापन हो रहा था तो एक जो लाइन था चालुक्य का, यानी कि चालुक्य वंश का जो एक विंग था, एक धरा था, वो अपने आप को कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के समापन के बाद, डिक्लाइन के बाद, कुछ समय के लिए अपने आप को स्थापित किया, यानी कि अपने आप को फिर से चालुक्य डायनेस्टी ने उसी नाम से स्थापित किया, और जिसका नाम था लेटर चालुक्य डायनेस्टी, यानी कि बाद वाला चालुक्य डायनेस्टी। पहले चालुक्य डायनेस्टी को उन्हीं के लोगों ने तोड़ दिया और वो राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी बना, और फिर राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी जब समाप्त हो रहा था तो फिर वो धरा जो चालुक्य डायनेस्टी के साथ लगभग उनका मन मिल रहा था या फिर जो थे, तो उन्होंने फिर से अपने आप को स्थापित किया, और जिसका नाम था लेटर चालुक्य डायनेस्टी, यानी कि जो राष्ट्रकूटाज के पतन के बाद आया। इट डील्ड द लास्ट ब्लो ऑफ द राष्ट्रकूटाज किंगडम, और इसको माना जाता है कि यही राष्ट्रकूटाज किंगडम का अंतिम था, चालुक्य का अंतिम था। इसके बाद इन सारे लोगों की भी, इन सारे डायनेस्टी की भी पतन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, कि आखिर ये जो प्रशासन है ये सारे कैसे, किस तरह से
कार्य करते थे, कैसा आगे का सोशल लाइफ था, इन सारी चीज़ों की भी बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये सारी बातों के लिए हम लोगों को अगले कक्षा में मिलना होगा। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर देंगे विराम। जब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो इन सारी चीज़ों की बात और भी बहुत सारी बातें करेंगे जो जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।